नमस्कार। हमारी आज की कहानी है घर की लक्ष्मी। सुबह के 5 बज रहे थे। रोजाना की तरह अलार्म सुनकर कविता की आंख खुल गई, लेकिन उसका उठने का बिल्कुल मन नहीं था। रात को सोने में बहुत देर हो गई थी। दरअसल कल उसके बेटे का जन्मदिन था और रात को घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। केक से स्नैक्स और खाना बनाने का काम सब कविता ने ही किया था। उसके सास ससुर को बाहर का खाना नहीं सुहाता था, इसलिए उसके पति गौतम ने उसे सारा खाना घर पर ही बनाने को कह दिया। आज पड़ोस के बच्चों और कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलाया गया था। लिहाजा मेहमानों के जाने के बाद बर्तन धोने का काम और रसोई की साफ सफाई करते हुए रात के 1 बज गए। अलार्म बंद करके कविता करवट बदलकर सो गई और जब नींद खुली तो घड़ी में 6 बज चुके थे। वह जल्दी से उठी और नहा धोकर तैयार होकर रसोई घर में चली गई। तभी उसकी सास उर्मिला जी की आवाज आई, अरे बहू, तेरे बाबूजी कब से बैठे हैं, चाय नहीं दे सकती तो कम से कम पीने का पानी तो गर्म कर दो। सुबह सुबह उन्हें खाली पेट गोली खानी होती है। यह बात भी तुम्हें हर रोज याद दिलानी पड़ती है। जी माँ जी, अभी लाई, कहते हुए उसने पानी गर्म किया और जल्दी से अपने ससुर जी को दवाई निकाल कर दे दी। तभी अपने घुटने दबाते हुए उसकी सासू माँ बोली, अब चाय बनाने में देर मत करना, बस अभी लाई माँ जी, कहकर कविता चली गई। क्यों सुबह सुबह बहू को बातें सुनाने लगती हो उर्मिला? उसे और भी बहुत से काम होते हैं। बेचारी सुबह से उठती है और काम करने लगती है, और तुम हो कि ताने सुनाने से भी बाज नहीं आती। कविता के ससुर मुरारी लाल जी बोले तो उर्मिला जी मुंह बनाने लगी। कविता रसोई घर में चाय बनाने चली गई। तभी उसका बेटा उसके पास आया और बोला, मम्मी, यह काम बाद में करना, पहले मुझे मेरी स्कूल टाई ढूंढ कर दो, मिल नहीं रही। अरे बेटा, स्कूल से लौटकर संभाल कर क्यों नहीं रखते अपनी चीजें? कहते हुए कविता टाई ढूंढने जा ही रही थी कि बाहर से दूध वाले की आवाज आई। तो जल्दी से बेटे को टाई पकड़ाकर कविता भगोना लिए दूध लेने पहुंच गई। तो दूध वाला बोला, क्या मैडम जी, थोड़ा जल्दी जल्दी आया करो, मुझे और भी जगह जाना होता है। अरे भैया, अगर आप कहें तो मैं सुबह 4 बजे ही भगोना लेकर दरवाजे पर खड़ी हो जाऊं, झल्लाकर कविता ने जवाब दिया और जल्दी से दूध लेकर अंदर आई। अरे बहू, चाय आज के दिन मिल जाएगी या नहीं? बस माँ जी, अभी लेकर आई। दूध का भगोना गैस पर चढ़ाकर कविता तुरंत चाय लेकर सास ससुर के कमरे में आई। उसी समय बाहर से उसके बेटे की आवाज आई, मम्मी, जल्दी से नाश्ता दे दो, और मेरा टिफिन पैक हुआ या नहीं? आपके चक्कर में मैं हर रोज स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ। बस अभी आई बेटा, आज तुम स्कूल के लिए लेट नहीं होगे, मैं जल्दी से तुम्हें स्कूटी पर छोड़ दूंगी। कहते हुए कविता दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। तो मुरारी लाल जी अपनी पत्नी से बोले, सोनू को स्कूल छोड़ने का काम गौतम भी कर सकता है, बेचारी इतनी भागदौड़ करते करते थक जाती होगी, ऊपर से बुटीक भी चलाती है। तभी उर्मिला जी बोली, अरे स्कूटर क्या घूमने फिरने के लिए लेकर दी है आपकी बहू को? सोनू को स्कूल छोड़कर आने में कौन सी बड़ी मशक्कत हो जाती है, और वैसे भी दिन भर ऑफिस में काम करके मेरा बेटा थक जाता है, इसलिए सुबह आराम से उठता है। बेटे को स्कूल के लिए तैयार करके कविता स्कूटर पर बिठाकर उसे स्कूल छोड़ने चली गई। उसी समय कमरे में बैठी उसकी सास बोली, अरे टीवी नहीं चल रहा। बहू, ओ बहू, कहाँ चली गई? उसी समय यह आवाज सुनकर गौतम की नींद खुल गई। बाहर आकर बोला, वह शायद सोनू को स्कूल छोड़ने गई होगी। अरे बेटा, तो तू ही आकर देख ले, ना जाने यह टीवी क्यों नहीं चलता। अब मैं क्या देखूं माँ, ऑफिस को देर हो जाएगी, कविता अभी आ जाएगी तो देख लेगी। थोड़ी देर में कविता घर आई तो उसका पति बोला, अरे कविता, सोनू को स्कूल छोड़ने जाने से पहले माँ बाबूजी का सारा काम निपटा दिया करो, तुम्हें बुला रही थी माँ।
क्यों, क्या हो गया? कविता ने पूछा। तो गौतम बोला, अरे टीवी नहीं चल रहा था, तो इसलिए तुम्हें आवाज लगा रही थी। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या हुआ। माँ जी, टीवी नहीं चला क्या? कमरे में अंदर आते हुए कविता बोली। तो सासू माँ ने जवाब दिया, अब क्या, अब तो मेरा फेवरेट सीरियल भी निकल गया। मैं देखती हूँ माँ जी। कविता ने स्विच चेक किया और टीवी चल गया। माँ जी, स्विच ढीला था, इसलिए शायद नहीं चल रहा होगा। अच्छा, स्विच में गड़बड़ थी और मुझे लगा कि टीवी खराब हो गया है। उर्मिला जी बोली। तो मुरारी लाल जी चुटकी लेते हुए बोले, बेटी, कितना अच्छा होता अगर तेरी सास का मुंह बंद करने के लिए भी कोई स्विच होता। मेरे कानों को भी थोड़े समय के लिए आराम मिल जाता। ससुर जी की यह बात सुनते ही कविता मुस्कुराने लगी और सासू माँ ससुर जी की ओर गुस्से से देखने लगी। अरे कविता, आज नाश्ता मिलेगा या ऑफिस जाकर ही करना पड़ेगा? बाहर से गौतम की आवाज आई। सब्जी तैयार है, बस पराठे बनाने बाकी हैं। कहते हुए कविता रसोई घर की ओर दौड़ी। तो गौतम नाराज होते हुए बोला, क्या कविता, मैं नहा धोकर भी तैयार हो गया, लेकिन तुमसे अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं किया गया। जल्दी से हाथ चलाते हुए कविता ने पराठे तैयार किए और नाश्ते की थाली गौतम के सामने रख दी। पहला निवाला मुंह में लेते ही गौतम बोला, कविता, सारे दिन में तुम्हारे पास एक ही काम होता है, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हो पाता। बिल्कुल फीकी सब्जी बनाई है। अरे वो माँ बाबूजी तीखा खाना नहीं खाते ना, इसलिए मैंने मसाले कम डाले थे। रहने दो तुम, मैं ऑफिस जाकर खाना खा लूंगा। ऐसा कहते हुए गौतम खाने की मेज से उठ गया और बिना खाना खाए ऑफिस चला गया। सास ससुर का नाश्ता निपटाकर कविता ने कपड़े धोने की मशीन लगा दी और कपड़े धोकर सुखाने के लिए छत पर चली गई। उसे छत पर देखकर उसकी पड़ोसन भी ऊपर आ गई और बोली, कविता, मॉल में काफी ऑफर चल रही है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। अभी यह बात चल ही रही थी कि उर्मिला जी की आवाज आई, बहू, ओ बहू, यहाँ तो आना जरा। सासू माँ की आवाज सुनकर कविता ने पड़ोसन से कहा, आज तो बाजार जाना नहीं हो पाएगा, घर पर भी काम है और शादियों का सीजन भी चल रहा है ना, तो बुटीक में भी कोई न कोई कस्टमर आते रहते हैं। कपड़े सुखाकर कविता नीचे लौटी तो उर्मिला जी बोली, बहू, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मरहम हो तो लगा देना। कविता जल्दी से गई और मरहम लेकर आई। सासू माँ के घुटनों पर मरहम लगाते हुए घड़ी की तरफ नजर पड़ी तो सोनू के आने का समय भी हो गया था। स्कूल से आते वक्त कविता के पीछे स्कूटर पर बैठे हुए सोनू ने कहा, मम्मी, कल साइंस और गणित का टेस्ट है, तो आज प्लीज मेरी तैयारी करवा देना। ठीक है बेटा, घर पहुंचकर यूनिफॉर्म बदलकर खाना खा लेना, मैं तुम्हारी तैयारी करवा दूंगी। घर पहुंचकर कविता ने सोनू को खाना दिया तो सोनू बोला, मम्मी, मुझे यह सब्जी पसंद नहीं, मेरे लिए डोसा सांभर बना दो। अरे, क्या खराबी है इस सब्जी में? कल ही तो तुम्हारे कहने पर घर पर छोले भटूरे बनाया था। अब हर रोज तो तुम्हारे लिए तरह तरह की चीजें नहीं बना सकती ना। माँ की बात सुनकर सोनू बुझे मन से अपने कमरे में चला गया और पापा को फोन करके बाजार से डोसा सांभर लाने को बोल दिया। थोड़ी देर में उसकी बुटीक के कस्टमर्स भी आ गए तो कविता बुटीक के काम में व्यस्त हो गई। तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। गौतम का फोन था। फोन उठाते ही गौतम बोला, क्या कविता, सोनू बाहर का डोसा सांभर खाने की जिद कर रहा है। तुम घर पर सारा दिन बैठी रहती हो, तो कम से कम बच्चे की पसंद की चीज तो बना दिया करो। और हाँ, एक बात और, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त घर पर आएंगे, तो उनके लिए कुछ बढ़िया सा स्नैक्स बनाकर रखना। ऐसा कहकर गौतम ने फोन रख दिया। जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटाकर कविता शाम की तैयारी करने लगी और गौतम और उसके दोस्तों के आने से पहले गर्मा गर्म समोसे और पकौड़े बनाकर तैयार कर दिए। सब लोग आपस में बातचीत करने में मशगूल थे। तभी गौतम बोला, क्या बताएं यार,
आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खर्चे भी पूरे नहीं होते। उसी समय कविता चाय और समोसे लेकर अंदर आई तो गौतम का एक दोस्त बोला, कुछ भी बोल यार, भाभी जी भी तो घर खर्चे में तुम्हारी मदद करती होंगी। बुटीक में भी अच्छी कमाई हो जाती होगी। क्या खाक मदद करती है? या कुछ सलवार कमीज की सिलाई और फॉल पिको से अगर घर चलने लगा तो हो गया हमारा काम। पति की यह बात सुनते ही कविता का कलेजा धक से रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी हो। अरे कविता, कुछ पकौड़े तो ले आना। कहते हुए गौतम फिर से अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने लगा। अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से छिपाकर वो रसोई घर में जाकर पकौड़े लेकर आई और सबको सर्व करने लगी। फिर वापस रसोई घर में आकर सब्जी बनाने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसी समय कुकर की सीटी बजी तो कविता खुद से ही बोल उठी, मुझसे तो यह प्रेशर कुकर ही अच्छा है। कम से कम गुब्बार भर जाने पर उसे निकाल तो देता है। उधर कमरे में उर्मिला जी बड़बड़ा रही थी, ना जाने ये बहू कहाँ रह गई। मुझे दवाई खानी है और पानी की बोतल भी खाली है। तो मुरारी लाल जी बोले, सुबह से बेचारी काम करने में लगी है, अब मेहमान भी आ गए हैं। बोतल तो तुम खुद भी भर सकती हो ना उर्मिला। हाँ हाँ, आपको तो वो बेचारी ही लगती है। यहाँ मेरी टांग में दर्द हो रहा है, उसका क्या। अरे गुस्सा क्यों होती हो? तुम्हें पानी पीना है तो मैं ले आता हूँ। कहते हुए मुरारी लाल जी पानी लेने के लिए रसोई घर में गए तो वहां कविता को आंसू बहाते हुए देखा। मुरारी लाल जी अपनी बहू की हालत देखकर मन ही मन दुखी हो रहे थे। वे अच्छी तरह समझ पा रहे थे कि दिन भर जिम्मेदारियों की चक्की में पीसते हुए भी कविता के सम्मान को आहत किया जा रहा है। उनके मन में ख्याल आया, घर को संभालने वाली, परिवार के प्रत्येक सदस्य की सेवा में तत्पर रहने वाली, उनके सुख दुख का ख्याल रखने वाली उनकी बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप है। परंतु परिवार के सभी लोगों ने उसके सेवा भाव और कार्य के महत्व को स्पष्ट तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। ससुर जी को देखते ही कविता नाटक करने लगी और बोली, वो प्यास तीखे थे ना, इसलिए आंसू आ गए। लाइए पापा जी, मैं बोतल भर देती हूँ। लेकिन हमेशा चुप रहकर सब कुछ सहन करने वाली कविता ने आज ठान लिया था कि वह अपने हिस्से का सम्मान हासिल करके रहेगी। इस तरह घुट घुट कर जीना अब उसके बस की बात नहीं थी। सारा काम निपटाकर 10 बजे कविता अपने कमरे में गई और गौतम से बोली, सुनिए, मैं सोच रही हूँ कि 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाऊं। 1 महीने के लिए? कविता की बात सुनकर गौतम चौंक कर बोला, लेकिन क्यों? मुझे ब्रेक चाहिए। तुम्हें ब्रेक चाहिए? गौतम हंसते हुए बोला, क्यों, मैं ब्रेक नहीं ले सकती? कविता ने गुस्से से कहा तो गौतम बोला, मतलब तुम काम थोड़ी ना करती हो, घर पर ही तो रहती हो सारा दिन। ठीक है, तो मुझे घर पर ही रहने से ब्रेक चाहिए। मायके जाकर कुछ दिनों के लिए अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। घूमना चाहती हूँ, शॉपिंग करना चाहती हूँ, जो मन कहता है वह सब करना चाहती हूँ। कहते हुए कविता की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने कुछ कह दिया क्या तुमसे? क्यों, मैं ब्रेक नहीं ले सकती क्या? मैं थक गई हूँ। कुछ दिनों के लिए मुझे सारे काम से छुटकारा चाहिए। सुबह से शाम तक काम करती हूँ, सबके आराम का ध्यान रखती हूँ। कोई पलटकर यह तक नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं, आराम किया या नहीं। आज मैं ब्रेक की बात कर रही हूँ तो आप मुझसे सवाल पर सवाल कर रहे हैं। कविता का गुस्सा फूट पड़ा। अरे, लेकिन घूमने फिरने और शॉपिंग के लिए तुम्हें कम से कम 18-20 हजार रुपए तो चाहिए ही होंगे। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं चाहिए मुझे आपसे। सलवार कमीज की सिलाई और फॉल पिको करके चाहे आपके घर का खर्च ना निकाल सकूं, लेकिन इतने पैसे हो गए हैं मेरे पास कि मुझे आपके सामने हाथ ना फैलाने पड़े। अरे, तुम उस बात पर अब तक नाराज हो? मैंने तो मजाक में कह दिया था।
लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही, और यह बात मजाक की है भी नहीं। कविता गुस्से से बोली और करवट बदलकर सो गई। अगले दिन सुबह जब कविता रसोई घर में नाश्ता बना रही थी, तो गौतम उसके पास आया और बोला, नाश्ता बहुत अच्छा बनाया है कविता। लेकिन कविता कुछ नहीं बोली। फिर झिझकते हुए गौतम बोला, वो कविता जो कल रात को तुम बात कर रही थी। अभी गौतम कुछ कहने ही लगा था कि कविता बोली, मुझे परसों सुबह ही निकलना है। फिर गौतम किचन से बाहर निकला और अपने बेटे को देखते हुए बोला, अरे जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आता हूँ। लेकिन पापा, मुझे तो मम्मी छोड़ने जाती है ना। सोनू बोला, क्यों, पापा नहीं छोड़ सकते क्या? गौतम ने कहा। तो उसका बेटा हैरान हो गया। शाम को गौतम के ऑफिस से आ जाने के बाद कविता ने अपने सास ससुर को भी बता दिया कि वह अपने मायके जाना चाहती है। तो उसके ससुर जी बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तभी उसकी सासू माँ बोली, लेकिन घर कौन संभालेगा? माँ जी, बस 1 महीने की ही तो बात है। वैसे भी मैं इस घर में कोई इतना इम्पोर्टेंट काम तो नहीं करती हूँ जो पीछे से घर का काम रुक जाएगा, और 1 महीने बाद तो मैं आ ही जाऊंगी। इतना कहकर कविता रसोई घर में चली गई। तभी सोनू बोल उठा, लेकिन ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? मेरा टिफिन कौन पैक करेगा? और मेरा होमवर्क वो कौन करवाएगा? मेरे तो एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। फिर मुरारी लाल जी कुछ सोच कर बोले, मुझे चाय कौन पिलाएगा? मेरी दवाइयों का ध्यान कौन रखेगा? सहसा उर्मिला जी के मुंह से भी निकला, घर की साफ सफाई, कपड़े बर्तन यह सब कौन करेगा? सोचते सोचते सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगली सुबह हुई तो कविता हमेशा की तरह काम में व्यस्त थी, और घर के बाकी सब लोग हॉल में बैठे थे। पेपर पेन उठाकर गौतम आगे का हिसाब लगाने लगा। रोटी सब्जी बनाने के लिए कुक लगाना पड़ेगा, घर की साफ सफाई के लिए भी मेड को कहना पड़ेगा, बर्तन धोने के लिए अलग से बाई रखनी पड़ेगी, और कपड़े धोने और इस्त्री करवाने का काम धोबी से करवा लेंगे। अचानक सोनू ने कहा, लेकिन पापा, मेरी पढ़ाई के लिए भी तो ट्यूशन रखनी पड़ेगी। पहले तो मम्मी ही पढ़ा देती थी। फिर उर्मिला जी झिझकते हुए बोली, और मेरी टांगों की मालिश के लिए भी कोई। यह बात सुनकर गौतम सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, कम से कम 30 से 32 हजार का खर्चा है। तुम मुरारी लाल जी बोले, बेटा, यह पैसे तुम्हारी आधी सैलरी के बराबर है, और हमारी बहू पूरे महीने में इतने पैसे बचा लेती है और बुटीक से कमाती है, सो अलग। यह बात सुनकर गौतम को आत्मग्लानि का एहसास होने लगा। वह कविता के पास आया और बोला, हम सबकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे कोई एहसास ही नहीं था कि तुम हम सब के लिए इतना कुछ करती हो। मुझे तो लगता था कि इस घर को सिर्फ मैं ही चलाता हूँ। लेकिन सच्चाई तो यह है कि तुम्हारे बिना इस घर का एक तिनका भी नहीं हिल सकता। लेकिन मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा नहीं। पहले ही हम लोग तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अन्याय कर चुके हैं। अब तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। काम निपटाकर कविता अपनी सासू माँ के कमरे में गई और कौन सी दवाई कब खानी है उन्हें सब कुछ समझा दिया। रात तक उसने अपना बैग पैक कर लिया था। सुबह सोनू को तैयार करने के बाद कविता जब बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो में बैठने लगी तो सब लोगों का दिल भर आया, क्योंकि कविता पहले जब भी मायके जाती थी तो केवल 1 या 2 दिनों के लिए ही जाती थी। अब 1 महीना कविता के बिना घर कैसे चलेगा, यह सोचकर सब परेशान थे। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, ऐसा कहते हुए कविता ऑटो में बैठकर चली गई। नाश्ता बनाने के लिए उर्मिला जी रसोई घर में गई तो पसीने पसीने हो गई। सोनू को स्कूल जाना था और गौतम को ऑफिस, इसलिए पहले नाश्ता तैयार करके उन्हें दिया। लेकिन कविता के बिना ना तो सोनू को खाने की भूख थी और न ही गौतम को। खाना अधूरा छोड़कर वे दोनों खाने की मेज से उठ गए। मुरारी लाल जी भी उदासी भरे स्वर में खाना खाने से मना कर दिया। सब लोगों को कविता के बिना घर काटने को दौड़ रहा था। सब लोगों के होते हुए भी घर में एक सूनापन फैल गया था। चलो सोनू,
तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। कहते हुए गौतम ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखकर हैरान हो गया। उसके सामने कविता खड़ी थी। तुम वापस आ गई? कहते हुए गौतम की आंखें भर आई। तो कविता बोली, कोशिश तो मैंने बहुत की थी कि कुछ दिन आप लोगों के बिना रह लूं, लेकिन जा ही नहीं पाई। यह बात सुनते ही गौतम के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई और कविता का सामान उठाकर अंदर ले आया। उसे देखते ही सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। उर्मिला जी बोली, बिटिया, तुम्हारे बिना 1 महीना तो क्या, 1 घंटा भी हम लोग नहीं गुजार सकते। आज पहली बार सासू माँ के मुंह से अपने लिए बिटिया शब्द सुनकर कविता हैरान थी। तभी कविता ने पूछा, आप सब लोगों ने नाश्ता किया या नहीं? मुझे पता था किसी ने खाना नहीं खाया होगा। मैं अभी खाना बनाती हूँ। कहते हुए कविता रसोई घर में जाने लगी तो उर्मिला जी उठ खड़ी हुई और बड़े प्यार से कविता का हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बिठाते हुए बोली, नहीं, आज नाश्ता तुम्हें मैं बनाकर खिलाऊंगी। तुम यहीं बैठो। हाँ कविता, माँ नाश्ता बनाएंगी और चाय मैं बनाऊंगा। गौतम बोला, तो सोनू ने भी कहा, और नाश्ता सर्व मैं करूंगा। अरे, लेकिन आपको तो ऑफिस जाना था और सोनू को स्कूल। जी नहीं, मेरी जीवन संगनी के घर लौट आने की खुशी में आज हम लोग घर पर ही रहेंगे और दिन भर तुम्हारी सेवा में हाजिर होंगे। गौतम ने हंसते हुए कहा। तो सोनू भी खुशी से नाच उठा। आज पूरा घर खुशी से चहक रहा था। तभी कविता के पास सोफे पर बैठे मुरारी लाल जी बोले, देखा बेटी, मेरा आइडिया काम कर गया ना? 2 ही दिनों में सब लोग कैसे सीधे हो गए। फिर मुस्कुराते हुए कविता बोली, थैंक यू पापा जी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।